Today my topic is relativistic transformation or relativistic transformation in tensor form, four component form. Suppose P is a particle. इस पार्टिकल का हम मोशन स्टडी करना चाहते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एनी ऑब्जेक्ट। किसी की भी मोशन स्टडी होता है तो किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में ही होता है। अगर हम आपसे कह दें कि ट्रेन हैज 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड, अगर हम ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है ट्रेन हैज 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू मी एज ए फ्रेम। अपने को हम एक फ्रेम मान करके उसकी हम स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर बताएं। मतलब डिस्क्रिप्शन कोई भी होगा तो निश्चित रूप से किसी न किसी के रेस्पेक्ट में ही होता है, ऐसे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होता है। अगर हम एक पार्टिकल ले लें और इसको डिस्क्राइब करना चाहें, इसका पोजीशन और मोशन डिस्क्राइब करना चाहें, तो उसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि इसका डिस्क्रिप्शन हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे। तो वो रेस्पेक्ट है कोई ऑब्जेक्ट। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हम पी पार्टिकल का डिस्क्रिप्शन करना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन मीन्स पोजीशन और मोशन। अगर रेस्ट में है तो केवल पोजीशन बताना चाहते हैं, अगर मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी एक्सीलरेशन सारी बतानी चाहिए। इस पी पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए ए को हम एक फ्रेम मानते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पी पार्टिकल का रेफरेंस देने के लिए कोई ऑब्जेक्ट यूज किया जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड फ्रेम। फ्रेम पर हम पी पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक कोऑर्डिनेट, एक बी एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इस बी के रेस्पेक्ट में अगर हम आपको डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो इसकी डिस्क्रिप्शन कुछ दूसरा होगा। मतलब इसके रेस्पेक्ट में कुछ दूसरा होगा और इसके रेस्पेक्ट में कुछ दूसरा होगा। अगर ये पार्टिकल यहाँ से इतनी डिस्टेंस है तो यहाँ से ये डिस्टेंस, मतलब किसी पार्टिकल का रेफरेंस ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी करता है, फ्रेम टू फ्रेम वेरी करता है। इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम एक फ्रेम एज्यूम करते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एज्यूम करते हैं एक्स वाई जेड। अगर आप बी पार्टिकल को फ्रेम मानोगे तो आपको ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने एज्यूम कर लिया। आप पी पार्टिकल को डिस्क्राइब करना चाहते हो तो सबसे पहला डिस्क्रिप्शन पोजीशन बतानी होगी, इसके बाद मोशन की बात करेंगे। तो इसकी पोजीशन ये है, ऑरिजिन से जो वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। दिस इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल पी रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट ए या फ्रेम ए। देयर पोजीशन एंड टाइम कोऑर्डिनेट आर r1 बी से इसकी ये पोजीशन है, यहाँ से डिस्टेंस तो बदली है लेकिन मैंने दोनों एक ही टाइम पर नोट किए हैं दोनों फ्रेमों से, तो r2 की है। इस प्रकार से पी पार्टिकल की पोजीशन respect to S frame and S and respect to A frame and B frame are different to each other, that are not equal. अब हम P पार्टिकल को
डिस्क्राइब करने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि हमारा एक दो फ्रेम है, जैसा पहले मैंने माना था ए और बी, ये दो फ्रेम है। एक आपका ब्लैक कलर से देख रहे हैं तो वो यस फ्रेम है, दूसरा आप रेड कलर से देख रहे हैं तो वो यस डैश फ्रेम है। दोनों फ्रेम अभी कोइंसाइड कर रहे हैं, इसको अभी आप ध्यान मत दीजिए इसको। मतलब दोनों फ्रेम एक ही जगह कोइंसाइड कर रहे हैं और ये एक पी पार्टिकल है जिसको आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं। अब कोइंसाइड कर रहे हैं दोनों। अब यस फ्रेम आपका रेस्ट है और यस डैश फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये मेरा एस डैश फ्रेम किसी भी टाइम पर यस फ्रेम से कुछ डिस्टेंस आगे ट्रेवल करके निकल गया है। मतलब एक ये दो हाथ थे, एक रेस्ट है और एक ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता हुआ जा रहा है। इसी समय जब मैंने नोट किया तो यहाँ पर मिला, इसके रेस्पेक्ट में पी पार्टिकल के, देखिए ये डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक वी टी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी हमने वी मानी, और टी टाइम पर यहाँ पर पहुंचा है फ्रेम वाला। फ्रेम किसी भी ऑब्जेक्ट को कह सकते। यहाँ से इसकी ये पोजीशन है, देखिए यहाँ से पोजीशन वेक्टर छोटा हो गया। कोऑर्डिनेट पी पार्टिकल के ओ पॉइंट से कुछ अलग होंगे और ओ डैश पॉइंट से कुछ अलग होंगे। ये हमने वेक्टर आर माना है इसको, और इसको आर डैश माना। आर कामा टी इसके रेस्पेक्ट में हो गए कोऑर्डिनेट, और इसके रेस्पेक्ट में हो गए आर डैश कामा टी डैश। अब टाइम में थोड़ा अंतर है, वहां पर दोनों फ्रेम रेस्ट में थे, यहाँ पर दोनों फ्रेम में दोनों रेस्ट में नहीं है, एक रेस्ट में है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। चलिए हम आपको रिलेटिविटी की बात करते हैं कि जो दूसरा फ्रेम का मोशन है वो थोड़ा सा रिलेटिविस्टिक स्पीड में है, अप्रोचेस टू लाइट वेलोसिटी है, नहीं तो रिलेटिविटी नहीं लगेगी। ओ ओ डैश इज इक्वल टू वी टी है, टी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट हैं आर कामा टी एंड आर डैश कामा टी डैश। अब हम थोड़ा बीएससी लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को डायरेक्ट लिखेंगे, ड्राइव नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा एमएससी लेवल पर ड्राइव करने का पर्पज नहीं है, केवल हाउ कैन कन्वर्ट इन टेंशन फॉर्म। Suppose we have two frame S and S dash where S is rest and S dash moves with constant velocity v relative to S, and the position of frame S dash at any time t is given in the figure. This is the same figure as last figure, and coordinate are x, y, z, t and x dash, y dash, z dash, t dash. इन कोऑर्डिनेट के बीच में जो रिलेशन है एक्स डैश का एक्स से, वाई डैश का वाई से, जेड डैश का जेड से, इनमें लॉरेंस ने ट्रांसफॉर्मेशन दिए हैं, रिलेशंस दिए हैं, जिनको आपको डायरेक्ट लर्न करना है। दीज आर is the particle whose coordinates are x, y, z, t with respect to s frame, and x dash, y dash, z dash, t dash with respect to s dash. The direct transformation, ये फार्मूले आपको लर्न करने हैं। x dash is equal to gamma x minus vt, y dash is equal to y, z dash is equal to z, t dash is equal to gamma t minus vx upon c square
and gamma equal to this C light velocity. अब इन ट्रांसफॉर्मेशन को हम 4 में लिखना चाहते हैं, 4 कंपोनेंट में, जैसा कि शुरू में बताया है। x को x1 एज्यूम कर लो, y को x2, z को x3 और t को x4 अपॉन ICT या x4 इज इक्वल टू ICT पुट करिए। जब आप यहां रखोगे तो x1 डैश हो जाएगा, गामा में कोई चेंज नहीं होगा, x की जगह x1 होगा, v का v रहेगा और t की जगह आपको वैल्यू पुट करना है x4 अपॉन ICT। तो मुझे कितना दिखाई दे रहा है, x1 डैश गामा माइनस x4 अपॉन IC। अब माइनस को आई स्क्वायर एज्यूम कर लीजिए, इसको आई स्क्वायर, तो आई आई एक कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा गामा x1 और v बाई सी को पूरी किताब में हम बीटा एज्यूम कर लेंगे। तो x1 ये माइनस का आई स्क्वायर एक आई कर गया, आई बीटा x4, ये आ गया पहला वाला चीज, x1 डैश इक्वल टू गामा x1 प्लस आई बीटा x4। बाकी यहाँ तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, x2 डैश बराबर x2, x3 डैश बराबर x3, इसको आपको और चेंज करना पड़ेगा। यहाँ लिखोगे x4 डैश अपॉन IC गामा x4 अपॉन IC v बाई सी स्क्वायर x1। IC का मल्टीप्लाई कर दो, जब IC का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, x4 डैश गामा x4, IC का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस आई और v बाई सी बीटा हो जाएगा। अब हमारे जो 4 इक्वेशंस होंगी, जो मेन मुझे बेसिक बताना था, वो आपकी ये होंगी। ये आ गए। अब आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दीजिए। इधर लेफ्ट साइड में आएगा x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश, x4 डैश, राइट साइड में आएगा x1, x2, x3, x4, तो सारे कंपोनेंट लिख लीजिए। यहाँ आ गया x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश, x4 डैश, यहाँ आ गया x1, x2, x3, x4। बीच में क्या आएगा, अब यहाँ x1 के साथ क्या है गामा, x2 के साथ कुछ नहीं है, 0 0। x4 के साथ क्या है, आई बीटा गामा। अब देखिए x1 के साथ क्या है 0, x2 के साथ 1, x3 के साथ 0, तीसरे में आई x3 के साथ है, बाकी किसी के साथ नहीं। x1 के साथ माइनस आई बीटा गामा 0 0 गामा। अब हम इसको लिखेंगे टेंसर फॉर्म में। तो टेंसर फॉर्म कहता है कि इसको आप इस फॉर्म में लिख दीजिए, ये अब देखिए ये लिख दिया आपने,
एक्स अल्फा डैश, अल्फा बराबर क्या है 1 2 3 4, और टी अल्फा डेल्टा एक्स डेल्टा। अगर आप इसको वेरी करोगे तो ये आएगा, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो देखिए आपका अल्फा बराबर 1 रख दीजिए, क्या आ जाएगा x1 डैश इज इक्वल टू 1 डेल्टा एक्स डेल्टा। अब इसको आप तोड़ के लिखिए, डेल्टा की वैल्यू 1 2 3 4 रखिए, तो T11 x1, T12 x2, T13 x3, T14 x4। T11 तो आपका ये है, T12 0 है, T13 0 है, T14 आई बीटा का आपकी ये इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं, ये इनको हम कैसे टेंसर फॉर्म में लिखेंगे, वो मैंने आपको बताया है कि यहाँ जो स्टडी होगी वो 4 कंपोनेंट फॉर्म में होगी। अब आपको पढ़ाया जाता है कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स भी होता है। इनवर्स में क्या करना होता है कि v को माइनस v कर दिया जाता है, मतलब वेलोसिटी को माइनस v वेलोसिटी कर दी जाती है। तो जब आप इसको इनवर्स लिखोगे तो यहाँ से तो डैश हट जाएगा, यहाँ डैश लग जाएगा, यहाँ बीटा माइनस बीटा हो जाएगा, और यहाँ डैश लग जाएगा। क्या बनेगा x1 बराबर गामा x1 डैश माइनस आई बीटा x4। ये इक्वेशन आ जाएगी ये आ गया जाएगा, तो इसका टेंसर फॉर्म आपका ये हो गया। अभी मैंने जो आपको बताया था कि फ्रेम एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर फ्रेम का डायरेक्शन बदल दें, वाई डायरेक्शन में मूवमेंट दिखा दें, मतलब ये तो अपने आधार पर एक्सिस होती है, जिधर आपने एक्स मानी उधर आप वाई मान लें। तो जब वाई मान लेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन फिर बदल जाएंगे, मतलब वाई में चेंज आएगा, जिस डायरेक्शन में फ्रेम मूव करता है उसी डायरेक्शन में कंपोनेंट बदलता है। तब आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी, और ये आपका टेंसर फॉर्म होगा। ये नोट लिखा हुआ है इसलिए कि आपको ये ध्यान देना है कि अगर फ्रेम, अगर आपको चलिए मुझे ये लर्न करना पड़ता है टी अल्फा बीटा, टी अल्फा डेल्टा को लर्न करना है। तो यहाँ देखो लिखा है 1 0 0 0 और 0 गामा 0 आई बीटा गामा, ऐसे लिखा है। अब पहले वाले में देखोगे तो ये लिखा है, ये देखिए गामा 0 0 माइनस आई बीटा गामा। अब इस वाले में देखिए 1 0 0, क्योंकि फ्रेम की डायरेक्शन अगर मूव करेगी तो ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। तो ये टी अल्फा डेल्टा मुझे लर्न करना पड़ेगा। अब आप केवल उसको लर्न करिए, एक्स डायरेक्शन मूव करने का ये अपने आप उसी निकल आएगा। कुछ प्रॉब्लम्स आपको, एक प्रॉब्लम बीएससी लेवल पर थी वो मैंने यहाँ लिख दी है। इसको आपको फ्रेम टू फ्रेम अनचेंज दिखाना है, मतलब इनवेरिएंट दिखाना है कि जो वैल्यू इसकी एस फ्रेम में होगी यही वैल्यू इसकी एस डैश फ्रेम में होगी, मतलब यहीं से रिलेटिविटी आती है। तब मैं इस वैल्यू को एस डैश फ्रेम में लिख दिया मैंने, आपको प्रूव करना है दिस इक्वल टू दिस। अब हमने लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, ये प्रॉब्लम आ जाती है एमएससी में
अब कैसे करोगे, ये देखिए ना, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन लर्न होने चाहिए, ये लर्न होने चाहिए। अब ये वैल्यू आप लेफ्ट साइड में रखना है और हल करोगे तो राइट साइड निकल आएगा। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। ये देखिए वैल्यू मैंने एक्स डैश की पुट कर दी, ये वाई डैश की, जेड डैश की, ये सारी वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के दो पद आएंगे, मिला लिया। सी स्क्वायर गामा स्क्वायर टी स्क्वायर के दो पद आएंगे, मिला लिया। अब इसके बाद मैंने पढ़ा है कि गामा है किसके बराबर, √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये वैल्यू जब आप रखोगे तो गामा स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा इसको, और ये प्रॉब्लम प्रूव हो जाएगा। तो यहीं से इसको लिखा गया है कि जो -c² t² है इसको ICT का होल स्क्वायर लिखा गया है। I² -1 होता है तो -c² t² हो जाएगा। एक प्रॉब्लम आपको मैं देता हूं, उसको आप इससे इससे अपने आप करेंगे। मैं आपको केवल इसका डेरिवेशन दिखाई दे रहा हूँ। ये आपको इनवेरिएंट शो करना था, तो यही वैल्यू यस डैश में है, यही वैल्यू यस प्राइम में है। अब आपको लेफ्ट से राइट ले जाना है, तो लेफ्ट में आपने ये लिखा, इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन लिखा कि एक्स डैश इक्वल टू गामा एक्स माइनस bt। तो एक्स बराबर ये होता है, यहाँ ट्रांसफर नहीं किया जाता है, यहाँ v को माइनस v इनवर्स लिखा जाता है। अब आपका है डेवर अपान डेवर एक्स डैश, तो डेवर अपान डेवर एक्स डैश को लिखिए डेवर एक्स अपान डेवर एक्स डैश प्लस डेवर अपान डेवर टी अपान डेवर, क्योंकि ये हमारा एक्स और टी दोनों का फंक्शन है। अब यहाँ वैल्यू रखनी है डेवर एक्स अपान डेवर एक्स डैश, इससे कितना आ जाएगा, डेवर एक्स अपान डेवर एक्स डैश गामा आ जाएगा। और इससे डेवर टी अपान डेवर टी डैश डेवर एक्स डैश निकालना है, तो डेवर टी अपान डेवर एक्स डैश कितना आ जाएगा, गामा वी बाई सी स्क्वायर। अगली लाइन में डेवर बटे डेवर वाई डैश में कोई चेंज ही नहीं होगा। इसी प्रकार डेवर अपान डेवर टी डैश निकाल लोगे आप, जैसे ये निकाला है। और जब आप लेफ्ट साइड में रखोगे तब आपका प्रूव हो जाएगा। तो चूंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो आपको थोड़ा सी ये दो प्रॉब्लम आपको पढ़नी पड़ेगी। हाउ कैन दीज टू क्वांटिटीज आर इनवेरिएंट इन अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। एक्चुअली आप ये क्वेश्चन इसलिए पढ़ाया जा रहा है, देखिए यहाँ लिखा है, क्वेश्चन इसलिए पढ़ाया जा रहा है, यहाँ लिखा है कि ये क्वांटिटी तो इनवेरिएंट है फ्रेम टू फ्रेम, लेकिन इतना पोर्शन ये इनवेरिएंट नहीं है। मतलब अगर ये टाइम का टर्म हटा दें ये, तो ये बराबर नहीं आएगा लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें। मतलब ये जो क्वांटिटी है इसका अगर केवल 3 कंपोनेंट में ले लें तो ये हमारी क्वांटिटी वेरिएंट आ जाएगी, इस फ्रेम में दूसरी वैल्यू होगी, उस फ्रेम में दूसरी वैल्यू होगी, फ्रेम टू फ्रेम बदल जाएगी। लेकिन अगर इसमें -c² t² ले लोगे तो ये क्वांटिटी हमारी इनवेरिएंट हो जाएगी, मतलब फ्रेम टू फ्रेम चेंज नहीं होगी। दैट मीन्स ये 4 कंपोनेंट है, उसके 3 कंपोनेंट। इसी प्रकार हमने दूसरा एग्जाम्पल कहा कि डेल स्क्वायर, आपका डेल डैश स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू डेल स्क्वायर।
मतलब वेरिएंट है, लेकिन अगर आप ऐसा कर दोगे तो ये इनवेरिएंट हो जाएगा। ये आपकी इक्वल हो जाएगी, मतलब ये 4 कंपोनेंट हो गए तो इनवेरिएंट हो गई। तो ऑल वेक्टर्स या ऑल द क्वांटिटीज विच हैव 4 कंपोनेंट आर इनवेरिएंट अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। एंड दिस इज द एंड ऑफ माय टुडे लेक्चर।